तो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर के रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3। हम लोगों ने एक पार्ट दो पार्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 दो चरों के रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 कॉमा 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल यह दिया हुआ है और यह नहीं है। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बताना है के का मान। बस के का क्या बताना है? के का मान बताना है। बस सिंपल सी बात है, के का मान बताना है। ऐसा प्रश्न कभी भी आए कि कोई भी अज्ञात हो और उसका मान निकालना हो, कोई भी अज्ञात हो और उसका क्या निकालना हो? मान निकालना हो, तो कैसे निकालना है? तो इसका पहला पद उठाइए 2, इस समीकरण से पहला उठाइए और इस समीकरण से x का गुणांक निकालिए। तो x का गुणांक क्या है? 2k बराबर इस। अब दूसरे पहले समीकरण से यहां पे y का गुणांक क्या है? -1 और यहां पे y का गुणांक क्या है? +7 बटा में +7। बस इसका क्रॉस कर लीजिए। 7 दूनी के 14 माइनस 2k, 2 से 14 कट गया 7 बार में। अब आपके पास k बराबर आ गया 7 और माइनस जो k है वो माइनस इधर आ गया, यानी k का मान कितना आ गया? k का मान आ गया -7 और यही हुआ उत्तर। सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा उत्तर आप आसानी से बना सकते हैं मेरे लाल। यहां पे क्या करना है? कभी भी कोई भी अज्ञात कर दे तो बस x का गुणांक को उठाना है, y के गुणांक को उठाना है समीकरण 1 से भी, और x का गुणांक और y का गुणांक निकालना है समीकरण 2 से भी, और इसी तरह से तुलना कर लेना है और आपको हमेशा अज्ञात का मान क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। शुरुआत हो चुकी है पहला क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन से पुनः मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म, ध्यान से सुनेंगे, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का क्या होगा? मतलब आपको बताना है ऑप्शन पे एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत, बहुआगामी, बहुआयामी हल होगा। आपको बस यही बताना है कि इसका हल कैसा होगा। तो सिंपल सा शब्द, सिंपल सा तरीका, आपको इसके लिए भी आपको जब बताना होगा कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि क्या होगा, ये सब बताना होगा, तो आपको प्रश्न उठाना होगा और प्रश्न उठाकर लेना होगा। तो आपका है एक समीकरण, इससे उठा रहे हैं समीकरण, इससे x का गुणांक 1, इससे समीकरण 2 से x का गुणांक 3 बराबर इसका गुणांक 2, समीकरण इसमें 12। अभी और हम चेक करेंगे, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। 1/3 इसको कटा लिए तो 1 और ये हो गया 6। बताइए 1/3 है, 1/6 है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर है। जब आपस में बराबर नहीं है, आपका पहला कंडीशन यह आ गया कि ये आपस में बराबर नहीं। मैं चाहता तो इस C का भी जांच करता। देखिए बाबू, इसको A बोलते हैं, यहां पे इसको B बोलेंगे और यहां पे इसको C बोलेंगे। इस तरह से इसमें भी x के गुणांक को A, y के गुणांक को B और गिनती वाले पद को C बोलेंगे। हम हमेशा ऐसा ही कहेंगे, लेकिन यहां पे आपको समझना होगा कि ठीक है, पहले मुझे 2 का जांच करना होगा, तब तीसरे का जांच करना होगा। जैसे मान लेते हैं कोई दरवाजे के पास जाना है, तो पहला दरवाजा फाइनल करेंगे तभी ना दूसरे दरवाजा के पास जाएंगे। पहला दरवाजा ही नहीं खुलेगा तो हम दूसरे दरवाजा के पास कैसे जा सकते हैं? उसी प्रकार से पहले 2 की तुलना होगी। अब दोनों अगर बराबर होता तो मैं तीसरे की तुलना करने के लिए जाता। यहां पे 3 कंडीशन होंगे। जब पहला ये दोनों बराबर नहीं है तो उस समय आप जान लो कि सिर्फ एक हल होगा। जब दोनों पहला बराबर नहीं है तो एक हल होगा। इसके 3 कंडीशन होंगे। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो उस समय इसका एक हल a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर नहीं है C1/C2, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और एक तीसरा कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसका उत्तर होगा अनेक हल। आपके पास 3 तरह के कंडीशन हल से संबंधित मिलेंगे, जिसमें आपको यह अभी अभी प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ हुआ एक हल। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से मिलते हैं और बेटा जी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है? इसमें बताना है कि कौन हल है। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी पूछता है कि इसमें कौन हल है, तो आपको कैसे करना है कि दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण उठा लो, क्योंकि एक समीकरण लेकर अगर आप बनाओगे तो आपका उत्तर एकदम आ जाएगा। तो आपको इन दोनों समीकरणों में से किसी एक को लेकर इन मानों को रखना होगा और तुम्हें उत्तर क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो हमने लिया इसको x माइनस 2y बराबर क्या ले लिया? 0। अब इसमें मैंने ध्यान लगाया कि मैं रखना शुरू कर रहा हूं कि कौन इसमें से कौन x का मान और y का मान इसको संतुष्ट कर रहा है। निम्न कहा है तो आपको तो पता है कि मुझे ऑप्शन ही देख के बनाने हैं, तो मैं यहां पे कौन सा वैल्यू रखूं? समीकरण 1 में भी रखोगे तो वही आएगा, समीकरण 2 में भी रखोगे तो वही आएगा। तो इस गणित को हल करने के लिए कभी 2 समीकरण का यूज नहीं होता, सिर्फ एक ही का यूज कीजिए और आपका आंसर आके तैयार हो जाएगा। यहां पे x बराबर 2 हो गया, मान लेते हैं x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया। जांच करके देखते हैं, इस ऑप्शन को जांच कर रहे हैं हम। पहले इस ऑप्शन को जांच करते हैं, दिमाग में भी जांच कर सकते हैं, दिमाग से डायरेक्टली जांच कर सकते हैं या पेन कॉपी से भी जांच कर सकते हैं। तो पेन कॉपी से जांच कर रहा हूं मैं। तो x का वैल्यू 2 हो गया, 2 गुणे y का वैल्यू 1 हो गया। तो LHS हम लोग हल कर रहे हैं। 2 के 2 और 2 1 का 2 में से 2 घटा 0। अरे ये तो संतुष्ट कर दिया, ये तो संतुष्ट कर दिया। अतः आपका यही तो ऑप्शन हुआ, यही तो ऑप्शन हुआ, संतुष्ट कर दिया। अगर संतुष्ट नहीं किया होता तो हम इसका जांच करते, फिर इसका जांच करते, फिर इसका जांच करते। यही तरीका है आसान। नहीं तो विलोपन विधि बनाकर भी बना सकते हैं। तो बताइए उतना मेहनत कौन करेगा विलोपन विधि बनाने का? इसलिए ऐसे ही बना लिए जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन और भी आसान, और भी आसान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 2 के माइनस 1, देखिएगा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहां तक एक साथ है। 2 के माइनस 1 और ये रहा के, यानी x के स्थान पर इसका प्रयोग करना है और y के स्थान पर इसका प्रयोग करना है। समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो, तो यानी इसका हल है, तो k का मान बताइए। ओहो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको समीकरण लेना है 10 और x के जगह को छोड़ देना है, और आपके समीकरण में है 9y, तो y के जगह को छोड़ देना है और बराबर लिख देना है 12। क्योंकि यहां पे x जो है और यहां पे y जो है, इन्हें हम हटाएंगे और इनके जगह पर x का मान है 2k माइनस 1 और y का मान है k लिखेंगे। ऐसा करने से यह रिजल्ट आ गया 10 दूनी के 20 के माइनस 10 और यह हो गया 9 के बराबर 12। ध्यान से देखिएगा, 20 के में से अगर हम 9 के को घटाएंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, अतः यह फिक्स है कि घटेगा। 20 के में से 9 के को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11 के प्लस में, और यह गिनती की संख्या है, यह भी गिनती की संख्या है, और यह दूसरी ओर जाएगा तो -10 जब दूसरी ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 12 और प्लस 10 22, 11 दूनी 22 के बराबर 2, और इस प्रकार आपका रिजल्ट आ गया के बराबर 2। इतना आसान क्वेश्चन होता है। बताइए आपको समझ में आ रहा है ना? इतनी आसानी क्वेश्चन से, इतने आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं सारा। एक क्वेश्चन से मिलिए सबसे अनोखा क्वेश्चन, सबसे मजबूत क्वेश्चन, इतना मजबूत कि अपने आप में एक स्थान रखता है। आइए इसको बनाते हैं सबसे मजबूत क्वेश्चन और सबसे मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से मिलते हैं। कितना बड़ा
संख्या देखिए कितना बड़ा बड़ा संख्या दिया है। पहला दिया है 173x प्लस 197y बराबर 149, 197x प्लस 173y बराबर 221 हो तो x और y का मान क्या होगा। इतने सारे ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत बना है पीछे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी तरह का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह क्वेश्चन है। उसमें भी x और y का मान निकालना था और इसमें भी x y का मान निकालना है, लेकिन उसके छोटे छोटे गुणांक थे और इसके गुणांक बड़े बड़े हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो क्या करेंगे, हवा नियम। इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 173x हवा नियम नाम है बाबू इसका, 197y बराबर 149, और एक तो है 197x माइनस 173 प्लस ही है प्लस 173y बराबर 221 हवा नियम से मिलते हैं। इस हवा नियम में इसको एक बार जोड़ा जाता है और हवा नियम में इसे एक बार घटाया जाता है। एक बार इसे जोड़ लोगे तो एक नया समीकरण मिलेगा, एक बार इसे घटा लोगे तो एक नया समीकरण मिलेगा। हम इसे घटा रहे हैं। घटाने पर आइए इस नियम से देखते हैं, हवा नियम इसका नाम है। एक कब लगता है, जब x का पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वह दूसरे समीकरण के अगर y का गुणांक है तब ही इस नियम का प्रयोग किया जाता है। पहले समीकरण का अगर x का गुणांक दूसरे समीकरण में y का गुणांक हो तो समझिए कि इस नियम का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक बार जोड़ा जाता है और एक बार दोनों समीकरण को घटाया जाता है। तो मैं इसमें किसका यूज कर रहा हूं, घटाने का। तो मैंने इसको घटाया, तो भाई घटाते समय चिन्ह बदलते हैं, मालूम है ना आपको, चिन्ह मैंने बदल दिया। अब घटा रहा हूं, 221 में से 149 को घटाइएगा तो 72 आएगा, लेकिन कौची में, माइनस में आएगा आपका 72। घटा के देख लीजिए। अब सुनेंगे इसको घटाइएगा तो आएगा 24y। कितना आएगा, 24। देख लीजिए 7 में से 3 गया 4, और आपके जब 7 में से 3 गया तो 4, ये हो गया आपका 9 में 7 गया 2 और 1 कट गए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए बड़ा वाला से घटा है इसलिए प्लस, यहां पे चलते हैं, इसमें चलते हैं। इसमें 197 में से 173 घटा, तो बेटा जी जब यहां पे 197 में से 173 घटा तो 24 बचा है, तो यहां पे भी क्या बचेगा, 24 बचेगा। 24 यहां पे भी 24 बचेगा बेटा जी, 24 x बचेगा। लेकिन इस बार इसमें से घट रहा है बेटा, इसमें से घट रहा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस लगेगा। सब में 24 आ गया। तो सभी पदों में देखिएगा ध्यान से, सभी पदों में जितने भी पद देख रहे हैं, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। 24 से भाग देने पर 24 से भाग दे रहे हैं। जब भी आप 24 से भाग देंगे तो यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा -3। 24 तिहाई 72 होता है इसलिए -3। अब आपका मैथ हल होने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसमें से ऑप्शन को देखिए, कौन ऑप्शन रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। मैंने इस 3 और -2 को रखना शुरू किया। 3 को रखने से -3 हो गया और मैंने फिर -2 को रख लिया, तो -2 को रखते ही ये अभी हो गया -2, तो -2 और -3 हो जाएंगे क्या, -5। अतः इसको संतुष्ट नहीं करेंगे। अगला हम लेते हैं, अगला हमारे पास ऑप्शन है 2/1, तो ये लेंगे ही नहीं। यहां पे है 1 और -2, तो यहां पे 1 लिए तो यह हो गया -1, और यहां पे 2 लिए, -2 लिए तो हो गया -2, -1 और -2, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। यानी आपका ए ऑप्शन यहां पे संतुष्ट कर रहा है। आगे देखते हैं, यहां पे 2 रख दिए तो ये आ गया -2, और यहां पे -1 रख दिए तो ये आ गया -1 रख दिए तो ये भी आ गया माइनस में, तो -2 और -1 -3। यानी इस ऑप्शन को ये भी संतुष्ट कर रहा है। अब हमारे पास पता चला कि हमारे पास कितने ऑप्शन संतुष्ट कर दिए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन संतुष्ट कर दिए। अब ये तो आपको पता है कि 2 ऑप्शन कभी संतुष्ट
नहीं कर सकते और इसमें से इनमें से कोई नहीं है, तब हम क्या करेंगे? इस गणित को बनाने के लिए एक छोटा सा और मेथड लगाएंगे। पहले इतना तो क्लियर हो चुका ना, एक बार आपने क्या कर लिया, आपने एक बार क्या कर लिया, एक बार आपने घटा लिया। और मैंने एक बात और बोला था कि एक बार इसे जोड़ा भी जाता है, एक बार क्या किया जाता है, जोड़ा भी जाता है। अब मैं जोड़ने का काम कर रहा हूं। इसी को जोड़ने पर 173x प्लस 197y बराबर 149। यहां पे 197x, यहां पे आगे देखते हैं 197x प्लस 173y बराबर 221। अभी ना जोड़ लीजिए, 9 1 10, 4 2 6 1 7 और 2 1 3, 370। यहां पे 7 3 10 और 7 7 14 15 16 और 1 17 और 2 1 3, 370 और ये भी हो जाएगा 370। इसमें कितने से भाग दिए जाएंगे? 370 से। तो 370 से भाग दिए गए तो क्या बच गया? एक ठो x प्लस एक ठो y बराबर 1। तो इस समीकरण में कितने आंसर संतुष्ट किए गए? 2 आंसर। अब इन्हीं दोनों आंसर का जांच इस समीकरण में भी कर लिया जाए, इस समीकरण में भी इन्हीं का जांच कर लिया जाए। अब हमारे पास 1 है, मैंने इस 1 को यहां रखा, फिर हमारे पास -2 है, -2 को यहां रखा, तो 1 और -2 बराबर आंसर आया -1। क्या आया? -1। और यहां पे हमारे पास है कितना? 1। इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब हमारे पास बचा एक ऑप्शन, उसको लेकर देखते हैं। तो x का मान है 2 और y का मान है -1। तो 2 और -1, 2 में से -1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? खाली 1। 2 में से -1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। अतः कौन जो मान था जो दोनों समीकरण को संतुष्ट किया, वह था डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही आधुनिक क्वेश्चन, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या करना पड़ा इसको बनाने के लिए? मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई भी समीकरण हो मेरे लाल जिसका x का गुणांक पहले समीकरण का x का गुणांक दूसरे समीकरण में अगर y का गुणांक है, तो ऐसे प्रश्न को सरल करने के लिए, छोटा करने के लिए एक बार उन्हें घटाया जाता है और एक बार उन्हें जोड़ा जाता है। अब इसमें पहले जोड़ना की क्रिया भी कर सकते हैं या घटाने की क्रिया कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों क्रिया कर सकते हैं, जोड़ने का भी घटाने का भी। तो एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। तो जोड़कर भी एक समीकरण मिलेगा और घटाकर भी एक समीकरण मिलेगा। अब दोनों समीकरण मिलने के बाद आप इसको भी विलोपन भी से हल करके भी आंसर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा, बहुत छोटा हो गया, देख रहे हैं कितना आसानी से कट जाएगा। तो ऐसे हल करके भी आंसर ला सकते हैं और नहीं तो मान रख के भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि अब आसान हो गया ना भाई। x से x कट जाएगा तो y इस तरह से बन जाएगा, विलोपन भी इससे। तो छोटी मेथड से वैसे भी बना सकते हैं और नहीं तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा जी, एक बार इन दोनों को जोड़ा गया जिससे एक समीकरण प्राप्त हुआ, एक बार इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाया गया तो दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। इन दोनों समीकरण को अगर विलोपन भी से हल करेंगे तो भी आपका x और y का मान मिल जाएगा, और नहीं तो उन मानों को इसमें रख के संतुष्ट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आया भी, समझ में भी आया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आपको बहुत ही अपने आप में खास है। यह देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 10 2y 10 के घात 2y बराबर 25। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 10 के घात 2y बराबर 25। तो 10 के घात y कर लिए और इस 2 को उस पक्ष में ले गए, तो 2 को उस पक्ष में ले जाते ही आपको मालूम है कि अगर स्क्वायर उधर जाता है तो करनी कर देता है। अतः 10 के घात y बराबर 5। हवाई मेथड एकदम इजी में देखिए कितना आसानी से बन गया। यहां पे क्या हुआ, यह जो घात 2 था यह बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो करनी कर देगा, आपको पता है। और यहां पे 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। अब हम क्या करेंगे अभी, लेकिन हमारा आंसर किस में लाना है? आंसर हमारा किस में लाना है? यहां पे हमको बताना है किस में है। 10 के घात
माइनस वाई का मान क्या होगा। हमारा आया है 10 के घात y बराबर 5 आया है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है 10 के घात माइनस वाई का मान क्या होगा। तो बॉस बेटा जी 10 के घात जो ही माइनस में करेंगे, कभी भी घात को ऋणात्मक किया जाता है तो जो उसका बेस होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी 1/5। अगर ऋणात्मक नहीं है तो खाली 5, और जब ही ऋणात्मक होगा तो 1/5 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए। समझ में आया? बोलिए कितना आसान मेथड, देखिए कितना जल्दी, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सुंदर क्वेश्चन, आप एकदम सुंदरता से आंसर ला दिए। 1/5 कैसे आया, समझ में आ गया होगा। बस ऋणात्मक जब ही घात होंगे तो यह तुरंत बेस बदल जाएगा। इसके नीचे मानो कि 1 था और ये उल्टा हो गया। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान। अब इधर से देखेंगे, देखिए 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एकदम एक जैसे हैं। जिस समीकरण निकाय का, सुनेंगे, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। विरोधी, अविरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, बहुत ही सुंदर। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय, अद्वितीय मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, यानी अद्वितीय कहेगा तो एक हल कह रहा है। जब किसी समीकरण निकाय का एक हल होता है तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा अविरोधी। अब इसको समझना कैसे है, कैसे समझना है। विरोधी मतलब जैसे यहां पे रेखा से समझिए, जो ये विरोधी रेखा होगी वह एक दूसरे से दूर जाएगी, कभी यह एक पास नहीं आएगी। और अविरोधी जो रेखा होगी वह उनसे मिलकर गुजरेगी, क्योंकि उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनके पास आई, इनसे दोस्ती बनाई और वहां से गुजर गई। समझ में आ गया? तो एक हल जब होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और एक बार उससे मिलती है, तो जो मिलेगा वह विरोधी नहीं है, उसका अपना है, तभी तो आके मिल रहा है। तो इसका ट्रिक जान लीजिए कि जब भी कह दे जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, विरोधी। नहीं नहीं नहीं, विरोधी कभी नहीं। अब ये नहीं लेना है कि काटेगा तो विरोधी, नहीं नहीं, विरोधी मतलब वे कभी एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, ये दोनों रेखाएं बहुत दूर दूर से निकल जाएगी। जी हाँ, विरोधी का मतलब यह हुआ, लेकिन अविरोधी का मतलब क्या हुआ कि नहीं, उनसे मिल के जाएगी, उनका ये दोस्त है, उनका ये दुश्मन नहीं है। तो कभी भी एक हल वाला प्रश्न होगा तो उसका उत्तर होगा अविरोधी। क्या होगा? अविरोधी। यदि युग्मपद, फिर से युग्मपद मतलब जोड़ा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तो क्या कहलाएगा? अविरोधी, आश्रित, विरोधी। कोई हल नहीं है। देखिए बेटा जी, यह बिंदु एक बार काटा है तो इसका मतलब हुआ एक हल, और यह एक भी बार नहीं काटा है तो इसका मतलब हुआ कोई हल नहीं। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि यदि युग्मपद समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। आपको बताना अविरोधी की, आश्रित की विरोधी। अब बताइए, विरोधी मतलब ये रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, उसी को विरोधी कहते हैं। और कोई हल नहीं है मतलब ये कभी भी रेखाएं मिलेगी ही नहीं। तो जब कभी रेखाएं नहीं मिलेगी तो उस समय कोई हल नहीं होगा, और जब रेखाएं नहीं मिलेगी तो उन रेखाओं को कहा जाता है विरोधी रेखा। क्या कहा जाता है? विरोधी। यानी उनमें इतनी दुश्मनी है कि वो कभी मिल ही नहीं सकते, और जब तक से रेखाएं मिलेगी नहीं तो कोई हल हो भी नहीं करेगा। एक हल है तो रेखाएं एक बार मिलती है, बहुत सारे हल हैं तो समझिए कि रेखाएं एकदम सटले सटले उसी पर चढ़ले चढ़ले चली जाती है, यानी उससे मिली जुली है, मतलब ये दोनों एक ही है। दोनों दो भले रेखाएं हैं, जिस तरह से दो जिस्म एक जान है उसी तरह से दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित है, उसी को बोलते हैं आपको आश्रित रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। मैंने बोला ना कि तीनों एक ही है, इसमें अविरोधी हुआ, इसमें विरोधी हुआ, इसमें आश्रित हो जाएगा। यदि युग्मपद समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, अनगिनत हल हो तो समीकरण निकाय कैसा होगा?
तो आश्रित होगा। यानी यहां पे दोनों रेखाएं आएंगी, एक रेखा गुजरी और दूसरा रेखा भी इसी पे आके गुजर गई। जी जी, इसी पे आके गुजर गई। मतलब इन लोगों का ये दो जिस्म है लेकिन एक जान है। यस, दोनों का जान एक ही में समाया हुआ है। तो तभी इसके अनेक हल होंगे। तभी इसको यहां पे एक बार काटी तो एक हल, यहां पे कहीं नहीं काटी तो कोई हल नहीं। यहां पे अनेक हल होने का मतलब इसी पर एक दूसरे पर है, सटल रही है तो सभी बिंदु को काट रही है, जितना बिंदु होगा सबको काट रही है। तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं हम आश्रित रेखाएं। यानी विरोधी, अविरोधी और आश्रित का पहचान रेखा से किया जा सकता है। बस रेखा से ही उनका पहचान हो सकता है, बाकी और किसी से नहीं। अगर रेखा एक जगह काटती है यानी एक हल है तो आपका हो जाएगा अविरोधी। अगर वे कहीं नहीं काट रही है और कोई हल भी नहीं है तो समझिए कोई हल नहीं कहिए तब हो, कहीं नहीं काट रही है तब हो, उस समय उसका आंसर होगा विरोधी। एक हल से संबंधित हो जाएगा और एक रेखा से संबंधित हो जाएगा। आया बात समझ में? अगर वह अनेक हल कह रहा है, अनगिनत, अनगिनत माने अनेक हल कह रहा है, तो उस समय हो जाएगा आश्रित। आपके तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे। अब हम चलते हैं अगले बार, अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय, देखिएगा यह व्यापक रूप है। अगर इस तरह से लिखा जाए a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, इसको हम व्यापक रूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसका? व्यापक रूप। क्या कह सकते हैं इसको? व्यापक रूप। दो चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप भी कहा जा सकता है, पूर्णतः नहीं लेकिन है। यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1, समीकरण 1 से हो गए a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर, सुनिएगा, आलेख मतलब ग्राफ एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल होंगे। कितने हल होंगे? कोई हल नहीं, एक और केवल एक हल, अनगिनत हल, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा एक और केवल एक हल। ये ग्राफ रेखाएं जिस बिंदु पे काटती है, अगर एक बिंदु पर काटती है तो सिर्फ उसके एक हल होंगे। सिर्फ कितने हल होंगे? एक हल होंगे। प्रश्न ही पूछा है, यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख मतलब ही ग्राफ एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु जो एकदम निश्चित है, उसका वैल्यू है, उसका मान है, पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो समीकरण निकाय का हल कैसे होंगे? तो सिर्फ एक और केवल एक हल होंगे। ठीक है, या इसी को लिख देता है अद्वितीय हल होंगे, और माने दूसरा नहीं। अब यहां पे यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेख परस्पर समानांतर हो तो आलेख कैसे हो बेटा? आलेख कैसे हो? समानांतर हो। तो समानांतर हो तो बाबू ये तीनों एक साथ है, समानांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अनगिनत हल होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कहीं मिला है? हल कब बन रहा था? जब ये कहीं काट रहा था। कहीं काटा है? नहीं काटा है। जब ये नहीं काटा है, कहीं नहीं काटा है, तो समझ लीजिए कि इसके हल की संख्या एक भी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं। जी हां, तीसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12, यदि युग्मपद समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय होगा। संपाती होने का मतलब, आलेख संपाती होने का मतलब हुआ कि दोनों रेखाएं जो होंगी वह एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो बताइए बाबू,
इसके कितने हल होंगे? तो समझिए कि एक ही दूसरे पर ये है तो कईक बिंदुओं पर न मिला होगा बेटा, हर बिंदु पर न मिला होगा। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों का उत्तर होता है कोई हल नहीं होगा, गलत है। एक और केवल एक हल होगा, गलत है। अनगिनत हल होगा तो इसका उत्तर होगा हाँ। तो तीनों क्वेश्चन एक तरह के थे। ग्राफ एक बिंदु पे काटेगी तो एक हल, ग्राफ समानांतर चली जाएगी, ग्राफ पे चाहे आलेख कहिए, आलेख समानांतर चली जाएगी तो कोई हल नहीं, आलेख संपाती होगी तो अनेक हल, संपाती होगी तो अनेक हल। तीन गो क्वेश्चन एक जैसे थे, वो तीन गो एक जैसे थे। बेटा जी एकदम आसान क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। जो आलेख है अगर एक बिंदु पे काट रही है तो समझिए कि एक हल, जब आलेख समानांतर गुजर जाएगी यानी एक भी बिंदु पर नहीं काट रही है तो उस स्थिति में होगा कोई हल नहीं। जब आलेख एक दूसरे पर आश्रित हो जाएगी यानी संपाती हो जाएगी तो उस समय होगा अनेक हल। कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। आपसे कोई पूछ दे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो वह सरल रेखा में होता है। बस वो क्या होता है? सरल रेखा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका उत्तर हो जाएगा सरल रेखा। और बहुपद में पूछा गया था कि द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होगा या द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा, तो उस समय कहेंगे परवलयीय, और यहां कहेंगे सरल रेखा। अगला देखते हैं 14 क्वेश्चन, बहुत ही आसान 14 क्वेश्चन। यदि 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान कितना है? 2 है, तो y का संगत मान क्या होगा? बाबू x का मान मिला हुआ है आपको, तो बस बिना टाइम वेस्ट कीजिए क्या कीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए कर देना है। x का मान रख दीजिए 2 प्लस 3, y का मान नहीं मालूम है, इसको छोड़ दीजिए, बराबर 13। यानी x का मान मालूम है मेरे लाल, तो बस इस समीकरण में x का मान रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। तो यहां पे हो गया 4 प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर 13, और ये 4 जो है उस पक्ष में जाएगा तो -4 हो जाएगा। 3y बराबर 13 में से 4 घटेगा 9, तीतिरी के 9, तीतिरी के 9, अतः y बराबर 3। ये 9 को कटा दिया गया 3 बार में, हो गया y बराबर 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कभी भी ऐसा मान दे दे, x का मान दे दे, तो बस तुरंत रखिए x का मान, y का मान निकल जाएगा। अगर y का मान दिया रहे तो बस y का मान रखिए, y की जगह पर x निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 क्वेश्चन नंबर 15, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। ओहो हो, अब यह जो क्वेश्चन पूछने लगा मेरे लाल, यह बड़ा एक जैसा क्वेश्चन है सब। इसमें पूछा है अद्वितीय हल कब होगा। मैंने बताया अद्वितीय हल मतलब एक हल, अद्वितीय हल मतलब एक हल, और यह है दो चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब इन्हीं की सहायता से आपको बताना है अद्वितीय हल कब होगा। तो यह 3 तरह कंडीशन होंगे। अद्वितीय हल के लिए क्या होगा? a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2, तब होगा आपका अद्वितीय हल। बस हो गया। और इसमें यही पूछा गया है अद्वितीय हल कब नहीं होगा, तो डायरेक्टली सूत्र ही लिख देना है, क्योंकि यह खुद व्यापक रूप में दिया है। और मैं बहुपद की क्लास में ही बताया था कि अगर व्यापक रूप का प्रश्न हो तो उसका उत्तर ही सूत्र ही होगा। तो इसी तरह से व्यापक रूप का प्रश्न है तो इसका उत्तर भी सूत्र होगा। अद्वितीय हल का क्या सूत्र है भाई? a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, तो अद्वितीय हल होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनगिनत हल होगा।
इस बार पूछा है अनगिनत हल कब होगा, फिर भी यह व्यापक रूप है, दो चर के रही समीकरण का व्यापक रूप है, तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा सिर्फ सूत्र। सूत्र क्या है मेरे लाल कि अनगिनत हल के लिए क्या सूत्र होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर रहता है तो उस स्थिति में होता है अनगिनत हल। अनगिनत हल भी कह सकते हैं, अनेक हल भी कह सकते हैं, अनेक हल भी कह सकते हैं। तीनों बराबर रहेगा तो अनेक हल, तीनों बराबर रहेगा अनेक हल। पहला और दूसरा बराबर नहीं रहेंगे आपस में तो अद्वितीय हल। अब इसे तीसरा का जांच नहीं कीजिएगा, क्योंकि भाई मैंने क्या बताया कि अगर दरवाजे हैं, 3 दरवाजे खोल के आपको अंदर जाना है चोरी करने मान लेते हैं, और पहला दरवाजा ही नहीं खुल गया तो फिर दूसरे के पास कैसे जा सकते हैं? सिंपल। चलिए अगला हमारा तीसरा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का कोई हल नहीं होगा। इसमें पूछा है क्या, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। देखिएगा अगर ये बराबर नहीं होगा, यह दो तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, उस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। यह तीनों कंडीशन को याद कर लीजिए, वीवीआई कंडीशन है बाबू, यह वीवीआई कंडीशन है कि अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो अद्वितीय हल। अनगिनत हल कब होगा या अनेक हल कब होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तो अनगिनत हल होगा, सॉरी तीनों बराबर हो तो अनगिनत हल होगा, अनेक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कितना सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा हुआ है बिंदु 2, 5 पड़ता है रेखा। मतलब ये जो समीकरण देख रहे हैं ना बेटा, इसमें समीकरण की संख्या 4 है। इसमें समीकरण की संख्या कितनी है, 4 है, और बिंदु का नाम है 2, 5, यानी एगो इसमें x का मान है और एगो इसमें y का मान है। अब इन समीकरण में रखना है और आपको संतुष्ट करेगा जिस समीकरण को, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास इसको लेके चलते हैं। देखिए इसको दिमाग से भी बना सकते हैं यहीं पे, और नहीं तो फिर कॉपी पेन लेकर बगल में ही बना सकते हैं। इसने लिखा 2, 5, मैं पहले पर जांच करना शुरू किया। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 2x प्लस 5y बराबर 13। मेरे पास x का मान है 2 और y का मान है 5। मैं x के जगह पे 2 रख दिया और y के जगह पे कितना रख दिया बेटा, 5 रख दिया। दूनी के 4 अब 5 25। अब आप हमको बताइए 25 और 4 क्या होगा, 29 होगा बेटा जी, प्लस में है, अतः यह ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह से हम इसका भी जांच करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस है कि हमारे पास 5 और 2 है। हम जब प्लस वाला जब भी लेंगे तो हमारा मान ज्यादा आएगा, प्लस वाला जब भी लेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। हम इस माइनस वाले को चूज कर रहे हैं। ऑप्शन सी है 2x माइनस 3y बराबर -11। मेरे पास इन बिंदुओं को रखना है। x का मान कितना है मेरे लाल, 2, और y का कितना है मेरे लाल, 5। तो दूनी के 4 माइनस पति आई 15, -15 और 4 इसके आगे प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, अतः घटेगा। 15 में 4 घटेगा, -11। ओ हो, इस समीकरण में अगर हमने मान रखा तो हमें यह प्राप्त हो गया। यानी यह 2 और 5 समीकरण जो 2x माइनस 3y बराबर -11 है, इसको संतुष्ट कर रहा है, अतः हमारा आंसर सी होगा। समझ में आ रहा है? इतना हल्का होता है मैथ, इतना हल्का। आप लोग ऑब्जेक्टिव को सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव रटा जाएगा, रटना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला था कि मैथ के ऑब्जेक्टिव के बारे में
आप चिंता करना छोड़ दीजिए, मैथ का ऑब्जेक्टिव आएगा आएगा आएगा। इसमें लिखा गया है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए। अब देखिए अज्ञात पी का मान पूछ दे, के का मान पूछ दे, कभी भी अज्ञात वाला प्रश्न पूछ दे तो उसे चुटकी बजा के हल कर दीजिए। के का मान ज्ञात करना है बेटा, इसका गुणांक कितना है 1, x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक कितना है 3 बराबर, y का गुणांक कितना है 2, इस समीकरण में y का गुणांक है k। कैसा हल पूछा है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, ऐसे गुणा कर लीजिए। k 3 दूनी के 6, k बराबर 6। इतना सुंदर और इतना आसान तरीका समझ में आया, एकदम आसान, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा हवा में। यहां पे सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, कोई हल कहेगा तब, अनेक हल कहेगा तब, अद्वितीय हल कहेगा तब, सब समय यही नियम लगाएंगे। अद्वितीय हल कहेगा ना तो उस समय आंसर जो 6 आएगा उसमें ऐसे कर देना है। कब, जब एक हल और अद्वितीय हल कहेगा तब। और ये सब नहीं कह के खाली पूछ दिया है कोई हल नहीं हो, अनेक हल हो तो डायरेक्टली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20, यदि समीकरण युग्म में 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनंत हल हो तो बताइए ए बी का मान। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1 सेकंड में उत्तर लीजिए, 1 सेकंड के अंदर इसका उत्तर मेरे लाल। ऐसा प्रश्न कभी दे दे और 2 ठो चर हो, मतलब 2 ठो ए और बी, 2 ठो है, एक्स और वाई के अतिरिक्त भी 2 ठो है ए और बी, और बोल दिया है कि बताओ दोनों का मान। ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मिनट चुटकी में आंसर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, 2, एक्स का गुणांक 2 है और यहां पे एक्स का गुणांक है a प्लस बी, यहां पे y का गुणांक 3 है और यहां पे y का गुणांक है 2a माइनस बी। उधर अचर पद 7 है और इधर अचर पद 21 है। चलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं, हम खाली इन दोनों को ले रहे हैं, खाली इन दोनों को ले रहे हैं, क्योंकि इसने कहा है अनंत हल है तो तीनों बराबर होंगे। चलिए हम इसको ले लेते हैं, छोटा करते हैं। 7 का 7, 17 के 21, बोलिए बात सही है। तो 3 और ये बटा में 3 है, गुणा में आ गया, 3 के 9 और यह 1 था, इसके साथ एक गुणा में चला गया, 2a माइनस बी। आपके पास यहां पे आ गया 9 और यहां पे हो गया 2a माइनस बी। अब देखिए इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यूज करने से हमारा 9 आ जाएगा। इतना छोटा आंसर देखिए ना जी, इतना छोटा आंसर देखिए ना जी कि 9 कैसे आया, किस ऑप्शन को रखने पर। मैं पहला ऑप्शन जांच करने लगा, a बराबर 5 रखा तो 2 गुणे 5 हो गया और b बराबर 1 रखा, 5 दूनी के 10 माइनस 1 बराबर 9, यानी इस ऑप्शन पे आपका आंसर सही आ जा रहा है और इस ऑप्शन पे आपका आंसर आ गया। और तो ऑप्शन ए कैसा लगा? यह 1.5 पन्ना में बनने वाला मैथ है, आप इसे 1.5 पन्ना में बनाए होंगे क्लास में। इसमें एक बार ए का मान निकलता है, फिर एक बार बी का मान निकलता है। देखिए हवा नियम, 1 सेकंड में इसका आंसर। मजेदार था ना? अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए कितना मजेदार हुआ, मैंने कहा कि मैं इन दोनों को लेकर हल कर लिया एकदम चुटकी में, एकदम चुटकी में। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से मिलते हैं। फिर से पी का मान निकालिए। मैंने क्या कहा, पी का निकालना हो, के का निकालना हो, कोई भी अज्ञात दिया हो, अगर उसका मान निकालना है तो बस सोचना ही नहीं है। पी का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, हमें एक्स का गुणांक लेना है। तो एक्स का गुणांक मेरे पास कितना है मेरे लाल? तो 5 है। एक्स का गुणांक 5 है और दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, बराबर वाई का गुणांक P है और यहां पे y का गुणांक 2 है। चुई चुई नियम, 5 दूनी के 10, P बराबर कितना आ गया मेरे लाल? P बराबर कितना आ गया? P बराबर 10।
P बराबर 10, चुटकी में आंसर, चुटकी में आंसर आपका P बराबर 10 आ गया। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, अगला क्वेश्चन से मिलते हैं मेरे लाल, अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव देखना है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती है? बाबू रट जाओ, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? तो उसका उत्तर होगा 3, 3, 3। ऐसे होता है 5, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ 3 ही की चर्चा हुई है, विलोपन की, प्रतिस्थापन की और ब्रज गुणन की। तो भैया 3 का चर्चा हुआ है तो आपको ऑप्शन 3 मारना है, 5 नहीं मारिएगा, क्योंकि देहात में जितने भी शिक्षक होते हैं वह 5 नियम भी बता देते हैं। सचमुच में 5 नियम होते हैं, लेकिन आपकी चर्चा सिर्फ 3 नियम की हो रही है, तो आपको बताने हैं कितने नियम? सिर्फ 3 बताने हैं। 23, फिर पूछ दिया k प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? यहां पे इस प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है। इसने पूछ दिया कितने हल होंगे और k लिख दिया है, तो यह k नहीं है, यह k नहीं है, यह 1x है। यह क्या है? 1x है। अगर k होता तो आपसे यह पूछता कि k का मान निकालो, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, तो वहां पे फॉल्ट है प्रश्न का। वहां पे 1x है प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। आपसे पूछा गया है इसके कितने हल होंगे? एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। तो जांच कर लीजिए, जांच कीजिए। 1/3 बराबर 2/6, तोड़ लेंगे तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/3। यानी जब दोनों हमें बराबर मिल जाएंगे तो तीसरे के पास जाएंगे। तीसरा है हमारा 3/9। ओहो हो, 1/3, 1/3, 1/3, अतः इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत हल। लेकिन कब? जब यहां पे k नहीं 1x होगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यह क्वेश्चन k का है। k के किस मान के लिए? बाबू आ गया वही क्वेश्चन। k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनेक अनंत हल होंगे? यानी अनंत हल मतलब अनेक हल, अनंत हल होंगे। बाबू बताना है इसके किसके अनंत हल होंगे? k का मान निकालना है बेटा जी, k का मान निकालना है। तो मैंने क्या बोला था? x का गुणांक, x का गुणांक। पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, दूसरे समीकरण का x का गुणांक 4 है, तो बटा में 4। पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है और y का गुणांक k है। चुई चुई नियम, 2k बराबर 4 तिहाई 12, 2 से 2 खत्म, यानी k बराबर 6। कटाइएगा, k बराबर 6। ये रहा आपका आंसर, एकदम चुटकी में बेटा जी, चुटकी में आंसर। मैंने बोला ना कि कोई भी अज्ञात वाला प्रश्न आ जाएगा, चुटकी में आंसर। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। 25, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं? तो बेटा जी इसमें कितना समीकरण दिया हुआ है? एक समीकरण दिया हुआ है। और जब कभी भी एक समीकरण दो चर वाला एक समीकरण दिया रहेगा तो उस समय जान लीजिए कि उसका अनगिनत हल होंगे जी। इससे क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे। जब कब? जब दो चर का समीकरण एक दिया हो। कितना दिया हो? एक। युग्म दिया होगा तब नहीं, एक दिया है और आपसे पूछे कि इसका अधिकतम संभव हल कितने हो सकते हैं, तो अनगिनत हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। इसका कोई उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, दो चरों में समीकरण युग्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य माने गलत। दो चर का रैखिक समीकरण युग्म के लिए कौन सा कथन, युग्म माने जोड़ा के लिए, कौन सा कथन इसमें गलत है? एक हल होना आवश्यक है, यही कथन गलत है। क्योंकि दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का यह निश्चित नहीं है कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि
कोई हल नहीं होगा, क्योंकि 3 तरह कंडीशन होते हैं। एक बार कभी एक हल भी होता है, एक बार अनेक हल भी होता है, और एक बार ऐसा भी कंडीशन होता है जिसमें कोई हल नहीं होता। और ये किताब कह रहा है कि सिर्फ एक हल होगा, एक हल होना आवश्यक है। तो बताइए गलती बात कह रहा है ना। तो इसमें यही पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो हई कथन असत्य है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि अनगिनत हल होते हैं तो बात सही है, कोई हल भी नहीं हो सकता है तो ये भी बात सही है, केवल एक और केवल एक हल भी हो सकता है तो ये भी सही है। तीनों कंडीशन होता है, लेकिन यह कंडीशन नहीं होता है कि हमेशा एक हल हो। ऐसा होता है? नहीं होता है।